विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज है। गठबंधन के दलों के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पहले दौर की बैठक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब के अलावा गोवा और गुजरात में भी सीट शेयरिंग चाहती है। हालांकि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दोनों पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं है। किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जहां पर अंतिम रूप हमारी सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी को मजबूत करने की तैयारी में आप भी चल रही है। सीट शेयरिंग की बातचीत के बीच अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के भरूच से आप उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की आरजेडी के साथ बैठक हो चुकी है। इस बैठक में भी सीटों को लेकर अंतिम फैसला तो नहीं हो पाया, लेकिन कांग्रेस ने अपनी डिमांड बता दी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बिहार में 10 लोकसभा सीटें चाहती है। अब कांग्रेस की डिमांड पर आरजेडी और जेडीयू में बातचीत जारी है। मैं समझता हूं कि जो भी चिंता के अवयव हैं अलग अलग दलों के, उनकी सामूहिक चिंता ये है कि कैसे एक बेहतर विकल्प दिया जाए। और मैं समझता हूं जो भी देर हुई, लेकिन अब तमाम फैसले मुझे लगता है कि जल्द से जल्द लिए जाएंगे। बिहार पर हुई बैठक में जेडीयू शामिल नहीं हुई थी। इंडिया गठबंधन की धीमी गति से चल रहे काम पर जेडीयू को चिंता है। वो इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार मानती है। आज समय अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने का नहीं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का है। सीट शेयरिंग का है, जॉइंट कैंपेन का है, जॉइंट मैनिफेस्टो का है। ये बड़े सवाल है। इधर कांग्रेस सीट शेयरिंग पर बातचीत के साथ साथ अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। 14 जनवरी से कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर वो मजबूत होगी तो इसका फायदा गठबंधन के सभी दलों को मिलेगा। अभी 2-3 महीने चुनाव के हैं और सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा कि 543 सीट पर भी तैयारी चल रही है, तो तैयारी का मतलब ये थोड़ी कि सब पर हम लड़ेंगे। तैयारी रहेगी तो जब सीट शेयरिंग होगी तो उसका लाभ तो फायदे का लाभ उनको भी मिलेगा। लोकसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बचा है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी सीट शेयरिंग पर बातचीत ही चल रही है। सवाल ये है कि क्या सीटों के बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन पिछड़ रहा है? सीट शेयरिंग में पेंच कहां फंसा हुआ है? क्या कांग्रेस अपने साथी दलों से ज्यादा सीटें डिमांड कर रही है और क्या वो भी उतनी ही कुर्बानी देने के लिए तैयार है? सीट शेयरिंग समय पर हो जाएगी या फिर अब अंत में सब अलग अलग लड़ेंगे? तो गठबंधन को लेकर कई सवाल है और आज इन्हीं सवालों को हम यहाँ चर्चा में लेकर आएंगे, जिसमें हमारे साथ अब शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुजाता पॉल, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव नसीर, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह और वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुजाता, शुरुआत हम आपसे ही करते हैं। मीटिंग आपकी और आम आदमी पार्टी की चल रही थी। अब हम तक तो अभी कोई खास जानकारी पहुंची नहीं है, शायद आप भी देने की स्थिति में ना हो, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछूं कि किस तरफ बात बढ़ती हुई दिख रही है? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग बनी है सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए, ये बात हम बार बार कह रहे हैं और कई चैनलों पे जब ये सवाल उठ रहे थे कि सीट शेयरिंग में देरी क्यों हो रही है, जैसे आपके भी अभी जो आपने क्लिप दिखाई उसमें यही कहा गया, लेकिन ये देरी नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि सबसे मजबूत, सबसे अच्छा विकल्प हम देश को दे, क्योंकि देश आज यही चाहता है। भारत हमारी तरफ देख रहा है और भारत चाहता है कि हम सब जुड़कर एक साथ आकर ही एक ऐसा विकल्प दे सके जो
मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अकेले चलने की उनकी हमेशा जुगत रही है कि दूसरों का नाम तो ले लेते हैं मगर अकेले चढ़ना है, तो उसका विकल्प क्या है? विकल्प है देश को जोड़ने वाली बात, और इसलिए सीट शेयरिंग में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जितनी हमारी बातचीत हुई है, उसके बारे में जैसा कि मुकुल वासनिक जी का आपने अभी बाइट दिखाया भी, सब एक ही चीज को कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छे वातावरण में और बहुत ही मजबूती से हम सबसे बेहतर जो कैंडिडेट्स हैं उनको सामने लेकर आएंगे, और यही इसी रास्ते की ओर हम इस वक्त चल रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जैसा आपने बिहार के लिए कहा, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे नैरेटिव्स जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होता है ये सब बातें करके। लेकिन आपको याद करा दूं कि भारत जोड़ो यात्रा के पहले 4 दिन इन्होंने 4 कंट्रोवर्सीज खड़ी करी थी। उसके बाद ये भी कहा था उस समय कि क्या राहुल गांधी जी पूरी यात्रा खत्म भी कर सकेंगे या नहीं, मगर आपने देखा है कि देश जानता है कि राहुल गांधी वो करते हैं जो वो कहते हैं, तो उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। जहां तक बात, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, कुर्बानी। कांग्रेस का तो नाम ही है कुर्बानी। हमने कितनी कुर्बानियां दी देश को आजाद कराने के लिए, और आज जब देश की आजादी की दूसरी लड़ाई चल रही है तो हम हर कुर्बानी को तैयार हैं। जी ठीक है संजीव जी, सुजाता जी कह रही हैं कि हो रहा है सब कुछ अच्छे से, सब कुछ चल रहा है, सवाल या जल्दबाजी की बात क्यों उठकर आ रही? तो शायद जल्दबाजी इसलिए कि चुनाव 2025 नहीं 2024 में ही है, और जो स्थिति है और जिनसे मुकाबला है तो वहाँ ये चीज़ें थोड़ी मैटर करेंगी। और बात ये नहीं है कि सीट शेयरिंग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, पीछे क्या, लेकिन जो बाहर चीज़ें दिखती हैं, बयानों में निकल कर आती हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने ही अभी कैंडिडेट अनाउंस कर दिया भरूच का, वो भी इस क्लिप में जिसकी बात कर रहे हैं हम, ये हमने पहले चलाई, उसमें है। तो जब बातचीत ही चल रही है तो फिर बीच में ऐसा अनाउंसमेंट क्यों? ये तो गलत ही संदेश देगा। देखिए विपिन जी, एक बात तो आप तय मान के चलें कि इंडिया गठबंधन जो है जिस दिन से बना है तब से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा के और मीडिया के माध्यम से ऐसा नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रही है कि वहां पे कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, इंडिया गठबंधन में बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल तरीके से चल रही हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। आप देखिए, समझौता भी और सीट शेयरिंग भी बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली है। मेरा ऐतराज ये है विपिन जी, दूसरी तरफ 38 दलों का एनडीए है। आपने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल नहीं पूछते हैं कि एनडीए में क्या चल रहा है, क्या वो अपना दल और दुनिया भर के दल छोटे छोटे उन्होंने एक एक आदमी का दल ले रखा है, क्या किसी को वहां पर कहते हैं कि एक आदमी का सब कुछ है? तो क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक देश है, और हमारे पास क्योंकि सभी पार्टियां और बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने बहुत लंबे टाइम काम किया है। सवाल नहीं संजीव जी, आपका सवाल सही है कि उनसे सवाल क्यों नहीं होता, लेकिन यहाँ जो मौजूद सवाल ये है कि उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि उनका एनडीए किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आप लोग जिनके खिलाफ खड़े हैं और जिन्हें हराना चाहते हैं, अगर आप लोग उस तरीके से नहीं चलेंगे जैसा चलना चाहिए तो पूरी रणनीति के तहत विपिन जी, पूरी रणनीति के तहत बिल्कुल इनका बहुत मजबूत मुकाबला होने वाला है, 1-to-1 इलेक्शन होने वाला है। और देखिए आप 2024 में जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होगा, देश की आबो हवा 1977 की जो थी वो हालात आप देखना देश के अंदर नजर आएंगे। ठीक है राजीव जी, संजीव जी कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से नैरेटिव बनाने की कोशिश या फिर कमजोर करने की कोशिश, लेकिन कल आप ही के नेता केसी त्यागी, उनका एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू में आज पढ़ रहा था, तो उन्होंने तो अपने हर सवाल में, मतलब मीडिया को क्यों उठाने की जरूरत है सवाल, उन्होंने ढेर सारे सवाल उठा दिए गठबंधन के ऊपर, कांग्रेस को लेकर, चीज़ों को लेकर। कांग्रेस कंफ्यूज कर रही है, समय बर्बाद कर रही है, इस समय कोई आइडिया नहीं है गठबंधन के हाथ में, कोई चेहरा नहीं है गठबंधन के पास में, तो बीच में मीडिया तो आया ही नहीं। ये तो आप ही के पार्टी के नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज भारतीय न्यायपालिका के एक महान फैसले के साथ मैं न केवल बिल्किस बानो, हिंदुस्तान की सभी बेटियों के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो निराश किया था, लेकिन न्यायपालिका ने न्याय कर दिया है और संदेश बिल्कुल साफ है। इस फैसले के बाद अब बेटियों और बहनों के मामले में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को पढ़ने में देश के मतदाताओं को परेशानी नहीं। ये पूरी तरह से एक सरकार बेनकाब हुई।
अब मैं आपके विषय पर आता हूं। देखिए, नीतीश कुमार जी देश के चंद उन राजनेताओं में एक है जिनकी स्वीकार्यता सभी राजनीतिक दलों में है और एक मजबूत गठबंधन बने इसकी संभावना भी दूर दूर तक नहीं दिखती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी के राष्ट्रव्यापी दौरे, अनेक नेताओं से उनकी बातचीत और उसके बाद पटना की बैठक के साथ इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन के बनने के साथ भारतीय जनता पार्टी की तिलमिलाहट किस कदर बढ़ी कि इस देश के नाम के साथ इंडिया का अर्थ है भारत, इंडिया शब्द को ही उन्होंने इंडिया नाम को ही बदलने का फैसला कर दिया। ये हमारी ताकत का जो भय है, सबसे पहले मैं इससे शुरुआत करूंगा। लेकिन इस बात को ईमानदारी से स्वीकारना होगा कि विमर्श में वैसे सवाल ज्यादा उछलते हैं जिनसे इंडिया गठबंधन को कटघरे में हम खड़ा कर सके। लेकिन ये सच आप पार्टी की ओर से कहा गया है कि चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, जो इनके 38 दलों के तथाकथित गठबंधन के साझेदार दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के जिस तरह की चिंताएं हम मुखर हैं तो हम व्यक्त करते हैं, लेकिन वहां अंतरकलह काफी बढ़ा हुआ है। हमारे यहाँ जो कुछ भी कहा गया, केसी त्यागी जी ने इससे ये कहा कि काफी वक्त निकल गया विधानसभा चुनाव की तैयारी में, जब कांग्रेस को समानांतर तौर पर देश के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में और उन राज्यों के 5 राज्यों के चुनाव की तैयारियों की उनके पास नेतृत्व की एक लंबी कतार है। उन्हें ऐसा जरूर ऐसी सूरत निकालनी चाहिए थी जिससे दोनों काम चल पाता, तो उसमें काम का नुकसान तो हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर के अब जो भी समय निकल रहा है, तो हम कहीं ना कहीं बड़े से बड़े अंतर से जिन क्षेत्रों में पराजित कर सकते हैं, तैयारियों के लिए वक्त चाहिए। इसीलिए जो कुछ भी उन्होंने कहा उसे सकारात्मक दिशा में सबको लेना चाहिए, इसलिए कि आज एक एक दिन लोग कर्ज में डूबे हिंदुस्तान को उभरते हुए देखना चाहते हैं। नौकरियों की मांग कर रहे नौजवानों की जो बेबसी है, जिस तरह से घरों के चौके को चलाने में वहां की महिलाओं की कठिनाइयां हैं, महंगाई चरम पर, ये सवाल आप लोग बिल्कुल आप लोग सब उठाएंगे ही, ये मुद्दे लेकर जाएंगे, उस पर भी आएंगे कि चुनाव के मुद्दे क्या हों। मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार साथियों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले सुजाता जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब केसी त्यागी जी के जो बयानों की बात आई है, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो कांग्रेस की जो यात्रा है वो उनकी पर्सनल नहीं होनी चाहिए, वो गठबंधन की होनी चाहिए। फिर कांग्रेस कंफ्यूज कर रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को, या समाजवादी पार्टी इन पर्टिकुलर को, इसीलिए अखिलेश यादव कहते नजर आए कि अगर सीटें बढ़ गई तब तो हम यात्रा में शामिल होंगे, और नहीं उस पर कोई फैसला हुआ तो फिर हम नहीं। तो तमाम चीजें हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर, क्योंकि अभी तो खुद राजीव जी भी स्वीकार कर रहे हैं यहाँ पर कि हाँ भाई ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। चाहिए, व्यावहारिक बातों को बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जब ये गठबंधन बन रहा है तो ये देश के लिए गठबंधन बन रहा है, लेकिन इसमें हर पार्टी का एक अपना अस्तित्व भी होता है, इसलिए अपने अस्तित्व के बारे में सोचना ये उनका अधिकार भी है। और अगर वो कोई बात करते हैं, और केसी त्यागी जी की आप बात कर रहे हैं, तो वो कितने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका कितना सम्मान हम सब करते हैं, तो अगर कोई वो बात कर रहे हैं तो उस बात को सुना जाना चाहिए। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने वाली पार्टी है। तो मुझे लगता है कि आपके न्यूज रूम्स में भी बातें होती होंगी जिनको जिस शब्द को यूज किया जाता है वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपनी बात को रखता है और उसमें से जो सबसे अच्छी बातें होती हैं उनका सार निकाल के आगे बढ़ा जाता है। उसी प्रकार से अगर इंडिया गठबंधन की आप बात करते हैं तो क्लोज डोर मीटिंग के अंदर क्या हो रहा है वो भले ही आपको बाहर ना पता हो, लेकिन हम ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। और जब हम सब साथ में बैठे होते हैं तो एक दूसरे के साथ अगर कोई नाराजगी हो तो उसको भी जाहिर करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे दौरान आपने देखा होगा कि किसी भी हमारे प्रवक्ता ने कभी भी कोई नकारात्मक तरीके से सवाल नहीं उठाया।
क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितनी बड़ी पार्टी, कितनी पुरानी पार्टी है और हमें सबका सम्मान करना है। भाई अगर हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो हमें लोकतंत्र में विश्वास करते हुए दिखना भी तो चाहिए। इसलिए जो बात आप कह रहे हैं उसमें जरूर कुछ तथ्यात्मक बातें हैं और उन तथ्यात्मक बातों के बारे में अगर केसी त्यागी जी हो या कोई भी और लीडर हो, अगर वो कहते हैं तो उनकी बात को हम सुन भी रहे हैं। मेरे नेता राहुल गांधी जी पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी हर तरीके से त्याग करने को तैयार है, जो भी करना हो लोकतंत्र। एक छोटा सा सवाल, सप्लीमेंट्री सवाल की जो यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं तो क्या वो गठबंधन की यात्रा होगी या कांग्रेस की यात्रा होगी? देखिए जो यात्रा है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, वो कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं थी, वो लोगों को जागरूक करने की, लोगों को जोड़कर चलने की और सिविल सोसाइटी को भी हमने साथ में लिया था। उसी प्रकार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उसको लीड कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं हम लोगों को छोड़ रहे। हमारे लिए तो हर पार्टी का व्यक्ति जो है वो हमारा, हम तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जो नफरत छोड़ना चाहे वो हमारे साथ आए ना। हम तो मोहब्बत की दुकानों की बात करते हैं, इनके नफरत के बाजारों में। उसी तरह से सुजाता जी, सारी पार्टियां, मैं तो पूछ रहा हूं कि मतलब वो गठबंधन इंडिया गठबंधन की यात्रा होगी या कांग्रेस की यात्रा होगी? मैंने जैसा कि आपको कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा को आगे ले जाने वाली यात्रा है और इसमें पूरा देश इन्वॉल्व है, पूरे देश में सारी पार्टियां हैं। मैंने तो भारतीय जनता पार्टी तक की बात करी है, तो आप जेडीयू ठीक है, आपने अपने विचार रखे। एक छोटा सा विचार, संजीव जी, आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस इसे गठबंधन की या इंडिया गठबंधन की यात्रा के तौर पे निकाले तो गठबंधन के लिए ज्यादा बेहतर होगा या फिर कांग्रेस अपने से निकाले? क्योंकि जैसा वो कह रही है कि हर पार्टी को अपने लेवल पे भी मजबूत होना चाहिए, लेकिन बस यही कि वो जो यूनिटी बाहर दिखनी चाहिए, जो गठबंधन बाहर दिखना चाहिए, फिर वो नजर नहीं आएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है संजीव जी, शायद म्यूट पर है। जी। हाँ जी, देखिए विपिन जी, देश और हम सब जानते हैं कि ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों का वजूद है, अपने अपने प्रदेशों में संगठन है। जब अपनी पार्टी कोई मजबूत होगी तो डेफिनेटली इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। और इंडिया गठबंधन में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए, देश में एक माहौल बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट भी और सब मिलकर भी पूरी तरीके से आने वाले चुनावों में एक अहंकारी सत्ता को उखाड़ने के लिए कटिबद्ध है। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको कोई आपत्ति नहीं है कि वो गठबंधन की यात्रा निकले चाहे कांग्रेस की यात्रा निकले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां पर अब मैं रुक करूंगा अपने वरिष्ठ पत्रकार साथियों का। संजय जी, अच्छी बात है कि एक समन्वय दिखाने की कोशिश हो रही है, यहां पर भी बातें उसी तरीके की हुई, लेकिन वो बीच बीच में निकल कर आ जाता है, चाहे वो मतलब एक जो कहना चाहिए डिफरेंसेस हैं, चाहे वो शनिवार का खड़गे साहब का बयान हो, फिर आज केसी त्यागी साहब की मैं जो अलग अलग बयानों का जिक्र कर रहा हूं, तो क्या सब कुछ लगता है कि इंडिया गठबंधन में चुनावी लिहाज से, क्योंकि आखिरकार ये गठबंधन है तो चुनाव लड़ने के लिए ना, तो उस लिहाज से सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए विपिन जी, जैसा पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन की चीज होती है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता जी ने कहा कि अंदर जो भी होता है वहां जो भी बातें होती है वहां खत्म हो जाती है, बाहर की बात गलत। जो लोग को दिखता है, जो लोग वोट देने जाएंगे या गाइडेड होंगे, जिस तरह की भी बातें होती है या जो नैरेटिव बिल्ड होता है या जो कॉन्वर्सेशन होता है, वो जो बाहर दिखता है उससे गाइडेड। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक थी कांग्रेस, दुनिया की सबसे छोटी कहानी होगी, एक थी कांग्रेस, और उनका जवाब कांग्रेस के मतलब प्रबुद्ध प्रवक्ता करते हैं एक था जोकर, तो लोगों के बीच में वो मैसेज जाता है। आज अंदर बैठ करके चाय कितनी गर्मी से पी गई या कितना दबहिया हुआ, वो मैसेज नहीं जाता। दूसरी चीज आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 1977 में जैसा माहौल बना, 1977 का माहौल जो था उसमें इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका गया था और कांग्रेस की मतलब सबसे बड़ी नेत्री वो रही है, देश की नेत्री रही है। तो क्या ये कॉन्वर्सेशन उस तरह का है? तीसरी चीज ये है कि राजीव रंजन जी जो बात कह रहे थे, राजीव रंजन जी मतलब बड़े अच्छे काफी प्रखर प्रवक्ता हैं, पार्टी और राजनीति दोनों समझते हैं, उनकी बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। वो क्या कर रहे हैं, नीतीश जी ही इसके संयोजन का काम कर रहे थे लगातार, और अब नीतीश जी के संयोजक बनने की बात है। खड़गे जी ने कहा कि 10-15 दिन के बाद वो अगली बैठक होगी। एक बैठक वर्चुअल मीटिंग भी होने वाली थी, वो किस कारण से नहीं हुई ये नहीं पता हमें,
लेकिन उसके बारे में तमाम तरह की बातें आई थी कि ममता जी थोड़ी नाराज थी, केजरीवाल जी के शायद इश्यूज थे, वो बैठक नहीं। लोगों के बीच में क्या परसेप्शन जाता है, और ये चौथी मीटिंग के लिए जो डेट कोई अभी दिया नहीं गया, जब 10-15 दिन की बात आएगी तो उस समय राहुल जी की न्याय यात्रा वो शुरू होने वाली होगी, और जो भी नई वाली यात्रा उनकी शुरू होने वाली, कांग्रेस का फोकस उधर होगा। मेरे ख्याल में बातें वो चलेंगी, बातें होंगी, लेकिन जो लोगों के बीच में जो मैसेज जा रहा है, वो मैसेज वो किसी भी तरह से एक सार्थक मैसेज नहीं है। क्योंकि जब आप कहते हैं कि वन नेशन वन कैंडिडेट एंड वन कंस्टिट्यूएंसी वन कैंडिडेट अगेंस्ट बीजेपी, तो जो कॉन्वर्सेशन से निकल करके आना चाहिए उसी तरह की चीज निकल करके आनी चाहिए। केसी त्यागी जी ने काफी खुले रूप में कहा है, में कोई कहीं भी उन्होंने अगर मगर या इंटरप्रिटेशन का स्कोप ही नहीं छोड़ा, उन्होंने क्लियरली उस चीज को कहा। केसी त्यागी साहब हाथ उठा रहे, कुछ शायद आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं। माफ कीजिए राजीव रंजन जी, सॉरी। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि संजय जी की अपनी धारणा है, मीडिया में ये बातें काफी चली कि कन्वीनर नीतीश कुमार जी बनना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है एक राजनेता के द्वारा सार्वजनिक तौर पर बार बार ये कहा जाना कि न मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, न मैं कन्वीनरशिप के लिए मेरी कोई आकांक्षा है, तो इस सवाल को भारतीय जनता पार्टी ने बार बार समाचार माध्यमों में किसी न किसी तरीके से उछालने की कोशिश की, और फिर अलग अलग नेताओं के बयान के जरिए वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इस झांसे में न जनता दल यूनाइटेड पड़ने वाला है और न इंडिया गठबंधन के बाकी दल इस सवाल पर कहीं से आहत होने जा रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी का कद किसी भी कन्वीनर स्ट्रक्चर के अंदर जो भी पद हो सकते हैं उससे बहुत बड़ा है। 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन के इस दौर में वो लगभग 20 साल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सांसद के तौर पर उन्होंने क्षेत्र की सेवा की है। इसलिए बार बार इस सवाल का जवाब देना बहुत आवश्यक नहीं होगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी एक एक दिन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, और हालात ये हैं कि हम आपको पटकनी दे सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने की स्थिति में हमारे पास दमदार साथी हर राज्य में, केवल कांग्रेस को थोड़ा उदार होना है। आपके प्रभाव के जहां राज्य हैं वहां सहयोगियों को एकोमोडेट करने में आप सहयोग कीजिए, जहां हमारे प्रभाव का क्षेत्र होगा वहां हम आपको एकोमोडेट करें, और परस्पर अगर सहयोग की अगर हम आदत बना लेंगे तो निसंदेह सीट शेयरिंग ज्यादा सुगम होगा, ज्यादा मजबूती के साथ जो हमारा गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है वो पूरे देश में दिखेगा, और जहां भी मामूली अंतर का चुनाव का जो फर्क है, जो देश के 3 राज्यों के चुनाव नतीजे जिस तरह से उनके पक्ष में गए, 2 राज्यों में तो अंतर बहुत ही कम है। और मैं समझता हूं कि अगर सबको एकोमोडेट करके हम चलते हैं और कुछ सबको सांकेतिक तौर पर भी हिस्सेदारी मिलती है, तो इस दमदार अलायंस का मुकाबला करने का कुवत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, उनकी शिकस्त पक्की होगी। ठीक है, अब मैं राजेश बादल साहब के पास जा रहा हूँ। राजेश जी, अभी मतलब यहाँ पर राजीव रंजन जी को आप सुन पाए हो क्योंकि आपकी लाइन थोड़ी डिस्कनेक्ट हुई थी, तो उन्होंने कहा कि एक एक दिन महत्वपूर्ण है, और खड़गे साहब ने शनिवार को ही कहा कि 10-15 दिन में हम देखेंगे, चुनेंगे कोई अपना संयोजक। तो ये दोनों बातें ही आपस में बड़ी विरोधाभासी है, और हम इसी विरोधाभास की बात कर रहे हैं इतनी देर से। देखिए विपिन जी, ऐसा है कि बड़े लोकतंत्र में जब इस तरह से कोई गठबंधन होता है तो यकीनन विरोधाभास तो होता है, और विरोधाभास की जो बात हो रही है वो इसलिए कि वो व्यावहारिक विरोधाभास है। व्यावहारिक विरोधाभास आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने स्तर पर संपूर्ण बहुमत के साथ है, उपस्थित है। छोटे दलों के लिए साथ दें तो ना दें, बहुत ज्यादा अर्थ उसके लिए मायने नहीं रखता। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन को कोई भी कामयाबी आने वाले लोकसभा चुनाव में रखनी है, करनी है, तो उसको यकीनन सारे जो अपने जो प्रादेशिक और क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ तो तालमेल रखना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं वो चुनौतियां इसलिए हैं कि देखिए, क्या आप समझते हैं कि आम आदमी पार्टी में भले ही अच्छी सहमति हो गई हो, अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली, पंजाब और गुजरात में आप उसकी उपेक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बंगाल में क्या आप ममता बनर्जी की उपेक्षा कर पाएंगे?
या ममता बनर्जी और लेफ्ट दोनों एक दूसरे के हार्डकोर प्रतिद्वंदी हैं, हमने देखा। क्या आप वहां दोनों को साथ लेके चल पाएंगे? और महाराष्ट्र में क्या आप ये देख पाएंगे कि जो शिवसेना और एनसीपी है वो विभाजन से पहले की एनसीपी और शिवसेना नहीं है, विभाजन के बाद वो कमजोर हुई है, तो क्या कांग्रेस उनको उतनी ही सीटें देगी? तो इस तरह की कुछ व्यावहारिक मुश्किलें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के ऊपर जो बात कही जा रही थी पिछले 1-1.5 महीने पहले कि साहब वो बड़ी पार्टी है और सुनती नहीं है, तो पहले 300 सीटों पर बात आई और अब जो 255 सीटों पर एक लड़ने का फैसला या जो खबरें आ रही हैं वो खबरें अगर सच हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, मेरा ख्याल है कि काफी एक जो संख्या दी है वो ठीक ठाक सी संख्या है। अब असल में जो बात हो रही है वो ये है कि अभी बीच में 1977 का जिक्र आया था, लेकिन देखिए 1977 से इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। 1977 में आबादी आधी थी और दलों का विलय हुआ था, तो वो उसकी तुलना अब नहीं हो सकती। यहाँ तक कि 1989 में भी जो राजीव गांधी के समय पे गठबंधन चुनाव के बाद हुआ था और भारतीय जनता पार्टी, एक छोटा सा, मैं माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूं, एक छोटा सा प्रश्न यहां पर है कि ये सारी बातें हमने मान ली, समझ ली कि ये टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि दो ऐसी चीजों का मुकाबला है जो एक तो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े में बटा है और उसमें वो पजल आपस में फिट नहीं हो रहे, एक हद से ज्यादा मजबूत है अभी की स्थिति को देखते हुए, तो फिर ये मुकाबला होगा कैसे? देखिए अभी जो बात हो रही थी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला, मुझे लगता है कि इस मुकाबले का ये मुकाबला तब महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जबकि सीट शेयरिंग को दूसरे नंबर पर रखा जाएगा और न्यूनतम गठबंधन जो वैचारिक कार्यक्रम है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम है, उसको नंबर 1 पे रखा जाएगा। और जब उसको नंबर 1 पे रखा जाएगा तब मुझे लगता है कि कहीं इंडिया गठबंधन अधिक ताकतवर ढंग से लड़ पाएगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो बहुत, मतलब मेरा ख्याल है सेकेंडरी चीज है, क्योंकि ये बड़े हद पे एक परसेप्शन की भी लड़ाई है और वो परसेप्शन अगर इतना खुल के बाहर आने लगेगा तो फिर वोटर भी तो सोच समझ के चीजें करता है। संजीव जी ये बताइए कि जैसे अभी सवाल उठ ही रहा था, बात आई कि भाई चलिए दिल्ली में आप मजबूत हैं, पंजाब में आपकी सरकार है, तो आप वहीं तक देख रहे हैं या आप कहेंगे कि नहीं हम गोवा में भी लड़ेंगे, गुजरात में आपने एक कैंडिडेट अनाउंस कर ही दिया है और कुछ राज्यों में भी आपकी नजर हो सकती है? देखिए राजीव जी, ये विपिन जी, जिस लेवल पे ये तय हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे बड़े नेता हैं वो आपस में बैठ के ही बात कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पे जहां जहां हमारी पार्टी का संगठन और हमारी पार्टी मजबूत है वहां कांग्रेस से हम लोगों का, बाकी पार्टियों से मिलके हम लोगों का फैसला, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लगभग सब चीजें बहुत स्मूथ चल रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मीडिया कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों को पकड़ के ऐसे बहुत सारे बयानबाजी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी वो होगा सर, वो होगा, देखिए वो तो होगा, उसके लिए तो आपको तैयार रहना ही चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं कि सारा परसेप्शन का मामला, ये परसेप्शन बनेंगे, अब राजनीति है, खुली है, तो वो तो सब होगा। बिल्कुल खुली विपिन जी, बिल्कुल खुली राजनीति है और देश ने 10 साल मौका दिया है नरेंद्र मोदी जी को। 10 साल का अब हिसाब लेने का समय है और 10 साल के अंदर महंगाई पे क्या काम हुआ, बेरोजगारी पे क्या काम हुआ, भाईचारा किस तरीके से कमजोर किया गया, आज मणिपुर की क्या स्थिति है, भाईचारे को तोड़ने के लिए हरियाणा मेवात के अंदर किस तरीके की साजिश रची गई, ये सब चीजें, महिलाओं पे जो अत्याचार हुए, उन सब चीजों का अब हिसाब लेने का समय है। किसान आंदोलन को किस तरीके से क्रश किया गया, 800 किसानों की जो मैं वही कह रहा हूं संजीव जी कि ये हिसाब तब ना मांगा जाएगा जब ये जो जिसकी अभी राजेश जी भी बात कर रहे थे कि वो सब चीजें पीछे जाएं, आपका एक समन्वय उठ के आगे आए, आपकी एकता दिखे और आप सवाल पूछे। सुजाता पॉल कुछ कहना चाह रही हैं। जी मैम। जी देखिए, अभी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो कह रहे थे कि पब्लिक में क्या मैसेज जाता है, क्या नैरेटिव सेट होता है, तो ये बात तो साफ है कि जो नैरेटिव सेट हो रहा है ना, उसमें अंकिता भंडारी नाम की एक बच्ची की हत्या करी गई भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, संघ के बड़े नेता के बेटे के द्वारा, जो जेल में है इस वक्त, और इस वक्त इनके संगठन महामंत्री उत्तराखंड का नाम उसमें आ रहा है, अजय कुमार का, तो ये भी परसेप्शन ही बना रहा है। और मोदी जी जब परसेप्शन उनके बारे में बनता है ना, तो वो खत्म नहीं होता, वो लोगों को वो भी याद
रहता है कि मणिपुर की बेटियां हो, पहलवान बेटियां हो, या बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, जिसके ऊपर आज मोहर लगा दी है माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि गलत हुआ। तो ये सारी भी चीजें परसेप्शन का हिस्सा है और लोग इस बात को देख रहे हैं। तो ये चीज को इन्हें भूलना नहीं चाहिए, और कौन कमजोर है और कौन मजबूत है ये समय बताएगा। कि ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। अगर मजबूत होती तो आज मुद्दों पे बात करती ना, बताती कि हमने ये स्कीम्स पूरे करे। आप देख लीजिए कि कितनी कमजोर सरकारें हैं कि इनको डमीज वहां पे बैठाने पड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनाकर, क्योंकि कौन नहीं बदल सकता? मोदी जी। किसको बदला जा सकता है? जिसको मोदी जी बदल सकते हैं, यानी कि सबको। तो इस देश में जब हम आज बात कर रहे हैं तो व्यक्तिवादी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नेता परेशान है, संघ के लोग भी बोलते हैं इस बात को और खुलेआम बोल रहे हैं आज। और दूसरी तरफ ये देश में, एक अंतिम बात कह रही हूँ, दूसरी तरफ ये देश लोकतांत्रिक देश है। तो देखिए, जब परसेप्शन की बात होती है ना, तब ये लगता है लोगों को कि भाई हमारे मुद्दों की बातें क्यों नहीं हो रही है। और जब इनके अपने अंदर से लोगों के बीच में जाकर लोग कहते हैं कि नहीं ये चीजें गलत हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब वो परसेप्शन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है और इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण के तौर पर ये सवाल लेकर आता हूं, उसमें भी कुछ आगे पीछे होगा तो हम सब बात कर ही रहे हैं, और वो राजेश बादल जी के पास लेके जाता हूं। परसेप्शन की ही बात से ये उदाहरण मैं उठा रहा हूं, मध्य प्रदेश के चुनाव के तौर पे उठा रहा हूं कि लगातार कांग्रेस ये बात वहां पर कर रही थी कि सबको मालूम है हमारे साथ क्या हुआ, सबको पता है हमसे सत्ता कैसे छीनी गई, जनता हमारे साथ है। और जब नतीजा आया तो हुआ क्या? उलट, पिछली बार से कई ज्यादा बुरी तरीके से वो हारे या बीजेपी जीत गई। बात वहां भी परसेप्शन की ही थी। शायद इस गलतफहमी में रह गए बड़े नेता कि जनता ने तो देखा था वो बदला लेगी, वो ये करेगी, वो करेगी। यहां तो उल्टा हो गया, तो क्या यहां नहीं उल्टा हो जाएगा? देखिए, मैंने जो परसेप्शन की बात कही थी उसका अर्थ ये था कि अगर हम मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लें तो हम ये पाते हैं कि जैसे अब महिला अत्याचारों के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान बहुत ऊपर है। सबसे ज्यादा जो उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं वो मध्य प्रदेश में हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने अभियान में शायद महिलाओं के साथ उस अत्याचार को उस तरह से रख नहीं पाई। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में जो गृह राज्य मंत्री थे, उनके बेटे ने किसानों को कुचला था, लेकिन हमने देखा कि विधानसभा चुनाव में उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। महिला पहलवानों का मुद्दा एकदम वाकई में महिलाएं उससे व्यथित हैं। मणिपुर में जो हुआ उससे भी व्यथित हैं। लेकिन अगर आप परसेप्शन, जो मैं जो बात कह रहा हूं, वहां परसेप्शन क्या बना कि शिवराज सिंह चौहान ने 1,32,00,000 महिलाओं को जो लाडली बहना के तहत, योजना के तहत जो 1250 रुपए या करीब करीब इतना ही पैसा जो दिया है, शायद उसका असर ज्यादा दिखाई दिया, उसका परसेप्शन बना। क्योंकि परसेप्शन की बात मैं कहूं तो 2,75,00,000 के आसपास महिला मतदाता हैं। तो 1,40,00,000 महिला मतदाताओं को तो ये लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन स्थापित करने में कामयाब रही कि लाडली बहना योजना महिलाओं के लिए उपयोगी है, और तमाम अत्याचार के आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं वो सब आंकड़े हाशिए पर चले गए। जी। तो राजीव रंजन जी, यही बात लेकर आपके पास आता हूं कि जहां लीडर्स को, आपके लीडर्स को, गठबंधन के लीडर्स को ये बात करनी चाहिए तमाम मुद्दों की बात। मुद्दे तो देश में कभी खत्म होते नहीं है और वो रहते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात की जा सकती है। लेकिन अगर उसकी जगह बात आपस की जाए, चाहे केसी त्यागी साहब हों, चाहे हम बात कर लें खड़गे साहब की बात कर लें, जब वहां पर एक दूसरे के ऊपर ही अभी थोड़ा, भले ही वो सॉफ्ट लैंग्वेज में हो या जैसे भी हो, तो आप मुद्दे कहां उठा रहे हैं? आप तो अपनी चीजों में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए तो अगर अभी हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार ये बात कर रहे हैं कि वो चीजें जितनी जल्दी से जल्दी सॉल्व हों और उसके ऊपर जितनी जल्दी से जल्दी आप एकजुट होकर आगे बढ़े, वो तो कहीं दिख नहीं रहा। अब अगर मैं बिहार की बात करूं, पता नहीं, अब वो तो क्योंकि कहीं कोई डिक्लेरेशन नहीं है, 10 सीटें मांग रही है कांग्रेस आपसे, लेकिन 40 में से क्या 10 आप इन्हें देने के लिए तैयार होंगे? बात उससे आगे ही नहीं जाएगी, वहीं अटक के रह जाएगी। नहीं, आप आश्वस्त रहिए बिहार में सीटों को लेकर के। देखिए, हर पार्टी अपनी दावेदारी रखती है, लेकिन उन्हें भी ये पता होता है कि उनको कितनी सीटें मिलने वाली। सबको जमीनी यथार्थ का पता है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, बंगाल में ममता बनर्जी, ये एक ग्राउंड रियलिटी है, इसको समझना होगा। हमको उनके साथ मिलकर के काम करना है। तो वैसी स्थिति में मैंने पहले भी कहा, जहां हमारे प्रभाव के राज्य, वहां कांग्रेस को हम एकोमोडेट करें। जहां कांग्रेस के प्रभाव के राज्य हैं, वहां कांग्रेस
अपने साथियों को एकमुडेट। पर राजीव सर, आप इतने नहीं, मैं तो आप ही से बात ही कर रहा हूं, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, कन्वर्सेशन कर रहा हूं कि आपने इतनी राजनीति देखी है, इतना चुनाव देखा है। अभी देखिए ना, इस समय जो स्थिति है, आप कह रहे हैं कि ये करना होगा, वो करना होगा, क्या उतना वक्त बचा है आप लोगों के पास? आपका मुकाबला किससे है? एक बहुत ही संगठन के तौर पे मजबूत पार्टी से। आपका मुकाबला किससे है? जिसके पास एक ऐसा चेहरा है जिसकी मान्यता भारत की बाउंड्री के भी बाहर चली जाती है, लेकिन यहां आपके पास अभी कोई चेहरा नहीं है, आपका कोई कन्वीनर तय नहीं हो पाया है। खड़गे जी का नाम आया था, उन्होंने तो ये डिफरेंसेस तो देखिए, आखिरकार किसके लिए कर रहे हैं ये सब कुछ? एक चुनावी नतीजे के लिए ना, तो क्या निकाल पाएंगे इससे वो नतीजा? विपिन जी, आपके कई सवाल हैं, अब मैं चाहूंगा कि बिल्कुल हाँ, इसीलिए जी दे जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास केवल एक चेहरा है। चेहरे का करिश्मा जब चूक जाएगा तो निसंदेह फिर आपके पास इसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास समृद्ध नेतृत्व नहीं, पर राजीव जी, जब चूकेगा तब मैंने आपको पहले कहा, अभी तो प्रचंड है। ठीक है, अभी चुनाव तो नहीं हो गया ना विपिन जी, तब तो चुनाव के बाद का विश्लेषण हम लोग करेंगे। अभी तो चुनाव बाकी है। पर मैं क्या ये मानूं सर कि 3 महीने में सब बदल जाएगा? तो आप अगर मेरी बात सुनेंगे नहीं विपिन जी। अच्छा, बोलिए नहीं, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं सर, अगर आप ध्यान दें तो मैं आपसे कन्वर्सेशन नहीं, आप हमारा और आपका वक्त निकल जा रहा है केवल सवाल सुनने में, जवाब तो सुन लीजिए ना। बोलिए। देखिए विपिन जी, सबसे पहली बात तो ये, 2014 नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में, जो सत्ता में वो उनकी पार्टी आई, नरेंद्र मोदी जी के 2 वायदे बहुत उसमें उनकी अहम भूमिका थी। वो क्या थे? एक नौकरियां, दूसरी तरफ 15 लाख रुपए। देखिए, ऐसे गगनचुंबी जो वायदे होते हैं ना, उनका आकर्षण होता है। 19 में उन्हें पता था मतदाताओं को वो जवाब नहीं दे पाए, तो पुलवामा की सहानुभूति लहर, तथाकथित सहानुभूति लहर, मैं तो कहूंगा इतना दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की वजह से सैनिकों की, जांबाज सैनिकों की कुर्बानियां देश में, उनकी शहादतें हुई। आपने पोस्टर्स, पैम्पलेट्स लगवा करके उस शहादत को भुनाया, इसलिए कि आप अपने काम पर, आपको पता था कि आप नहीं जीत पाए। और 2024 आप राम लहर पर पार करना चाहते हैं। आप काम पर कब लड़ते? हम तो आपको बताएंगे कि मुश्किलों के बाद भी हमारी जो सरकारें हैं, नरेंद्र मोदी जी को 10 साल मिला है, नीतीश कुमार जी ने तो 20 साल एक राज्य का नेतृत्व किया, और कमोबेश आप दिल्ली से लेकर, बंगाल से लेकर तमाम जगहों पर देख लीजिए, ये अनुभवी नेताओं की एक लंबी पाथ है हमारे पास। इतना समृद्ध नेतृत्व है कि कोई एक चूक जाए तो अगला कमान संभाल ले, ऐसी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के पास। वायदों को पूरा नहीं कर पाने का जो भय है, उसकी वजह से इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है कि ये कभी मिलेंगे नहीं। और इसमें 24 घंटे जो ये चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं, इन पर जो उनका एकाधिकार है, इसकी बड़ी भूमिका है। उसके बाद फेक अकाउंट्स और तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये तिलस्म है विपिन जी, और ये दौर है। मैं किसी दौर से तुलना नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस तिलस्म को बेधने का मन अगर जनता बना लेगी तो बहुत मुश्किल होगी, और हमारा समय निकल नहीं गया है। हम ये केवल आगाह क्यों करते हैं कि और जल्द कर लीजिए। हम आश्वस्त हैं, हम इनको हराएंगे और शर्तियां हराएंगे, इसलिए कि मुद्दे इनके खिलाफ हैं। अगर काम पर भरोसा होता तो प्रधानमंत्री जी नौकरियों की बात करते। हमने तो 10 लाख नौकरियों की बात की थी, 5 लाख नौकरियां हमने दे दी, और 4 लाख जो संविदा पर लोग थे उनको सीधे राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया। लगातार इन्वेस्टमेंट का आ रहा है प्रस्ताव, और सेंटर स्टेट के रिलेशंस तो पूरी तरह से केंद्र में किसकी सरकार है, इस पर बिहार के साथ उसका नुकसान बिहार को बराबर हुआ है। लेकिन अगर मन बना ले तो हमारे यहाँ बिजली मुश्किल की स्थिति थी, सड़कें, फ्लाईओवर्स, पूरा बिहार आज जाल बिछ गया। तो काम तो सब जगह हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का काम कम है, वो ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। जी ठीक है, इसलिए ये कठिनाई है, उसको हम लोग बेनकाब करेंगे, एक्सपोज करेंगे उनको। ठीक है, और कुछ आप जोड़ना चाहते हैं राजीव जी? मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये 2 बड़े अलायंसेज हैं, और जब मुकाबला एकदम 19-20 का हो तो आपको 21 करने के लिए कई बार जब सुझाव आए
तो उसे अलायंस की बेहतरी में हम सबों को देखना चाहिए। और मैं कांग्रेस या अन्य दलों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद से एक ऐसी सत्ता को पराजित करने का संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं जिसका बने रहना देश के हित में नहीं। जी, सुजाता जी इसका जवाब देंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार संजय जी के पास जाना चाहता हूं। संजय जी, जो बातें अभी राजीव जी ने की, मैंने पहले ही कहा कि वो पुराने नेता हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा राजनीति में, बहुत चुनाव देखे, सब कुछ देखा, लेकिन उनका कहना है कि 10 साल से एक सरकार झूठे वादों पे चल रही है। अगर मैं इस बात को भी मान लूं, पुलवामा हो गया, मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, सब एक तरफ हो गए, लेकिन तब राजनीतिक पार्टियां कहां गईं? क्या राजनीतिक पार्टियां इन चीजों के बिना भी जनता को कन्विंस नहीं कर सकती? और मीडिया तो मैं मान लूं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सब इक्वली कमांड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो सबके लिए खुला है। लेकिन फिर राजनीतिक पार्टियों का रोल कहां चला गया? विपिन जी, कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। राजीव रंजन जी ने जो कहा उसको जरा बारीकी से देखिए। राजीव रंजन जी ने कहा कि जहां राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू मजबूत है बिहार में, वहां कांग्रेस को समझना चाहिए। वेस्ट बंगाल में समझना चाहिए जहां तृणमूल मजबूत है, और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वो हमें अकोमोडेट कर। मध्य प्रदेश में देखा हमने, जेडीयू ने पहली बार वहां अपने कैंडिडेट उतारे थे। आज तक जेडीयू ने कभी कैंडिडेट वहां पे नहीं उतारा। हर समय जब भी इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है, जेडीयू के कोई बड़े नेता जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के सबसे सशक्त और दावेदार होने चाहिए, उनमें प्रधानमंत्री बनने की सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है। एक बात वो हो गई। दूसरी बात यह है कि जिस समय 2014 का चुनाव हुआ था, नीतीश जी ये कहते थे कि ये ब्लोअर की हवा है, मोदी की हवा जो है वो ब्लोअर की हवा है। और जिस पुलवामा का 2019 का जिक्र राजीव रंजन जी कर रहे हैं, मत भूलिए कि वो उस समय में कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर नीतीश जी बीजेपी के साथ आए थे। अगर पुलवामा से कांग्रेस बीजेपी को फायदा हुआ तो राजीव रंजन जी की पार्टी को भी फायदा हुआ। 16 सीटें जो वहां वो जीते वो एनडीए के साथ जीते थे, मोदी जी के चेहरे के साथ जीते थे। एक बात वो हो गई। तो थोड़ा सा मतलब कई बार भावनात्मक इशू जब हम उठाते हैं तो हम अपने तथ्यों को भूल जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप देखिएगा, ममता बनर्जी ने जब नाम लिया था मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम कैंडिडेट बनाने का, उसके पीछे जो परसेप्शन की बात हुई थी, मैं नहीं जानता कि वो क्या सोच रही थी, लेकिन उन्होंने 2 बड़े नाम खारिज किए थे, एक राहुल गांधी का और दूसरा नीतीश कुमार। अब विडंबना देखिए, नीतीश कुमार जी, सही बात है, जिस समय कोई किसी तरह के ऑपोजिशन यूनिटी की बात नहीं कर रहा था, नीतीश जी झंडा लेकर के चले, कांग्रेस का झंडा लेकर के चले, और वही वो व्यक्ति थे जिन्होंने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को इंडी गठबंधन में लेकर के आए। वही वो बात कर पाए थे, दोनों जगह गए, उन्होंने बातें की, उनको साथ लेकर के आए और पटना में उन्होंने इसकी बैठक करी और काफी चर्चा हुई। 3 बैठक आते आते क्या हुआ, वो एक अपने आप की एक बात है। दूसरी चीज है कि जब 2 महीने बचे इलेक्शन का अनाउंसमेंट, आज जब हम बैठे हैं मार्च में, इस समय तक हो जाएगा इलेक्शन का अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन द्वारा, ये मत भूलिए कि 2 महीने से बचे। तीसरी चीज ये है कि जब अगर एक तरफ एक आदमी सर फराटे से कोई मतलब टाटा सफारी टाइप की गाड़ी को लेकर के जा रहा है, दूसरी तरफ आप कुछ असेंबल कर रहे हैं यहाँ से वहां से। एक और जिक्र आया था 1977 का, 77 के बाद 80 भी आया था। 80 में क्या मजबूत सरकार बनाम वो खिचड़ी सरकार जनता पार्टी की। एक बात राजीव बादल साहब ने सही कही थी कि सभी पार्टियां मिलाकर एक जनता पार्टी बनी थी, टूट गए क्योंकि अलग अलग विचारधारा के लोग आए थे। इंदिरा गांधी ने खिचड़ी बनाम मजबूत सरकार गई थी। तो वो चीजें फिर से हम थोड़ा सा पुराना इतिहास भूल जाते हैं, इसलिए कई बार वो बातें अलग अलग होती। और अगर कांग्रेस ये सोचती है कि मोदी के व्यक्तित्व या एक व्यक्ति का वो राज है, इसमें आरएसएस भी परेशान है, बीजेपी भी परेशान है और वो अपने अंतर कलह से ही गिर जाएगी, अच्छी बात है। फिर मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप ये सोचिए तो मतलब अपने आप वो मसला चलेगा। ठीक है, लेकिन लोगों के बीच में एक फेयर और ट्रांसपेरेंट डिलीवरी की, ग्राउंड पे किस तरह की डिलीवरी होती है, क्या इंफ्रा की बात होती है, क्या इकोनॉमी की बात होती है, रोजगार, गरीबी और आपका ये महंगाई, ये हर चुनाव में इशू होते हैं। कोई चुनाव ऐसा नहीं है जो इनके बिना लड़ा जाए। चलिए, मुझे क्योंकि ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि सुजाता जी काफी देर से उन्होंने इंगित किया है कि कुछ कहना चाहती हैं। सुजाता जी रखिए अपनी बात। देखिए, मैं बादल जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं और बहुत सारी गलतियां हुई कि हम मध्य प्रदेश को हार गए
और वहां पे जो स्ट्रैटेजी हमने अपनाई उसमें जरूर कमियां थी। और फिर कहूंगी कि अब जब गठबंधन एक साथ आता है तो गठबंधन का जो धर्म है वो निभाना पड़ता है। और जब हम विधानसभा के चुनाव को लड़ रहे थे तो शायद उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए था, जो उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन अब तो वो करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि वहां पर ये सब होने के बावजूद भी हमारा वोट शेयर कहीं नहीं घटा। इसका मतलब ही है कि जो परसेप्शन बिल्डिंग हुई वो केवल जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर के लिए करी गई, और उसमें बहुत बड़ा रोल था निश्चित तौर पर लाडली बहना योजना का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, शिवराज सिंह चौहान जी को हटाया गया ना, तो परसेप्शन बिल्डिंग जो है वो लगातार चलता रहता है। इसलिए मैं पूरी तरह से सहमत होते हुए इस बात को भी कहना चाहूंगी, संजय जी की बात को नकारते हुए, कि परसेप्शन जो है वो बनता रहेगा चुनाव के आखिरी दिन तक। जब आप वोट की मशीन के सामने खड़े होते हैं ना, तब भी आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ जाती है और जनता अपने हिसाब से फिर चुनाव करती है। लेकिन मजबूत चेहरे की बात हो रही है, कौन कह रहा है कि मजबूत चेहरा? अगर मजबूत चेहरा होता तो मुद्दों की बात करते और कहते कि 10 साल पहले मैंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, तो अब मैं 20 करोड़ नौकरियां दे चुका हूं। नहीं कह पा रहे हैं ना। वो जो कर रहे हैं, वो जो इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है जाकर लक्षद्वीप में, जो मणिपुर की बातें नहीं हो रही है, ये सारी चीजें भी जनता देख रही है। और सोशल मीडिया की आपने बात करी, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि सोशल मीडिया पे भी भाई हमारे तो पोस्ट की रीच, फेसबुक बता देता है कि भाई आपकी पोस्ट की रीच रोक दी गई। और आप ही के कार्यक्रम में एक चीज जरूर कहूंगी, देखिए कितनी बढ़िया बात है ना कि बीजेपी को B.J.P नहीं लिखा जाता, N.D.A नहीं लिखा जाता, आरजेडी को भी R.J.D नहीं, आपको भी या किसी भी पार्टी को। मगर जब हम सब एक साथ आते हैं तो आप जो देखते हैं वो क्या होता है, यही तो परसेप्शन बिल्डिंग है। I.N.D.I.A, भाई N.D.A भी तो लिख दीजिए। ये परसेप्शन अब लोगों के अंदर एक इस तरह की भावना कर रहा है कि यह इंडिया तो है ना, भारत तो है, इंडिया और भारत में क्या फर्क है? आप सुजाता जी, तो मैं आपको बता दूं कि INDI.IN.A और वो जो सब डॉट्स हैं, तो वो तो इसलिए क्योंकि एक बड़ा और फुल फॉर्म वाला मामला है। बाकी तो इंडी गठबंधन और बहुत कुछ चलता है, हमने वो तो नहीं लिखा। लेकिन ठीक है, आपने इंगित किया तो मैं मान लेता हूं। चलिए, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जिस पर ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। चलिए, यह एक छोटा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल वही होगा कि आखिरकार लड़ना तो चुनाव है। अब वो आप इस तरीके से लड़ें, गठबंधन बना के लड़ रहे हैं, उसमें आपसी मतभेद हैं, आपने कहा समय लगेगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुल मिला के नतीजे निकालने की बात है। तो उन नतीजों की तरफ कैसे बढ़ेंगे? परसेप्शन हो, चाहे मुद्दे हो, चाहे पब्लिक का जनमानस हो, या फिर घटने वाली घटनाएं, आमतौर पे उनको आप कैसे टैकल करेंगे, यानी वो गठबंधन कैसे टैकल करेगा? छोटा सा ब्रेक, उसके बाद यही अहम सवाल होगा। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन के बीच में सीटों के बंटवारे को लेकर जो सब कुछ चल रहा है अभी, चाहे वो बयान हो, चाहे वक्त की थोड़ी और मांग हो, चाहे इंटर पार्टी डिमांड्स हो, उन सब का क्या मतलब और क्या कितना वक्त इसमें लग जाएगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए, अब हम कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में हैं, तो इसलिए सबसे क्विक आंसर्स चाहेंगे। राजीव जी, पहले आप ही के पास कि अब जो भी है बिहार का पूरा मामला, 40 सीटें 10 मांग रहे हैं, कितनी देंगे कितनी नहीं देंगे, लेकिन कब तक पिक्चर क्लियर होती हुई दिखेगी हमें? अब देखिए, बिहार में मुझे ऐसा लगता है 15 तारीख के आसपास तक सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सीटों की संख्या तो आधिकारिक ऐलान के पहले कोई भी कहने की स्थिति में नहीं होगा, लेकिन हम आश्वस्त हैं बिहार में केवल सीटों के समझौते की बात तक नहीं है। हम 40 की 40 सीटों पर बड़ी शिकस्त देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। चलिए ठीक है, लेकिन आप कहें 15 तारीख तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलिए, एक क्लियर पॉइंट है। संजीव जी, आपके यहाँ स्थिति कब तक, आप तो बातचीत में हैं इस वक्त, कब तक हमें एक फाइनल पिक्चर देखने को मिलेगी आप आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए विपिन जी, मेरे को ये लगता है कि बहुत जल्दी बिल्कुल सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी और देश के सामने इंडिया गठबंधन जो है पूरी मजबूती से अपने प्रोग्राम के साथ, क्योंकि 10 साल लंबी जो सत्ता है उसका हिसाब लेने का समय है। और हमारा जो प्रोग्राम है, हमारे को गरीब के लिए अच्छे स्कूल, गरीब के लिए अच्छी स्वस्थ व्यवस्था, अच्छे हॉस्पिटल्स, इस तरीके के जो एजेंडे हैं, उन सब पे इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से अपने प्रोग्राम के साथ जनता के बीच में आने वाला है। ठीक है, सुजाता जी। जी देखिए, इस वक्त देश का सवाल है, यानी कि मेरे भारत का सवाल।
आपके भारत का सवाल। इसलिए भारत को तो साथ लाना ही होगा, इसलिए हम जोड़ेंगे भी, न्याय भी देंगे और वापस लोकतंत्र को स्थापित भी करेंगे, अपने संविधान का सम्मान करवाएंगे भी, करेंगे भी, और भारतीय जनता पार्टी को ये पाठ भी सिखाएंगे कि इस संविधान को बनाया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने और हम सबको उसी के तहत रहना है। तो अगर थोड़ी सी क्लैरिटी आप मुझे महाराष्ट्र पे दे दें, क्योंकि वहां काफी खींचतान मची हुई है। देखिए, कहीं पे कोई खींचतान नहीं मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया भाई, गोवा से गुजरात से गुवाहाटी से गोवा तक, तो भाई जहां भी जाना है इन्हें जाए, जितनी भी तोड़फोड़ करनी है कर ले, लेकिन आखिर में वो होता है जो जनता चाहती है, और जनता ही जनार्दन होती है। जनता ये भी तो देखती है कि जिनको हमने चुना उनको आपने तोड़ा, उनको आपने खरीदा, वो हमारे लिए काम करने के बजाय अपनी ऐश कर रहे हैं। जो हमने देखा, आपको याद है ना गुवाहाटी की तस्वीरें, गोवा की तस्वीरें या गुजरात में तस्वीरें, तो लोग जो है वो फैसला करेंगे और फैसला देश के हित में करेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर करेंगे। ठीक है राजेश बादल साहब, अभी जो स्थिति है और अभी हम जो ताज़ी बातचीत भी कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल के सारे बयानात को देख लें, क्या लगता है कितना सेंस ऑफ अर्जेंसी यहाँ पर साउंड कर रहा है अब इंडिया गठबंधन के लिए कि वो जल्द से जल्द अपनी चीज़ों पे क्लियरिटी लाएं, चाहे वो शीट शेयरिंग हो, चाहे कन्वीनर का नाम हो, चाहे आगे का एजेंडा हो या मुद्दों का उठाने की बात हो? देखिए, अर्जेंसी तो है इसलिए कि उनके सामने अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो आज से 25 साल पहले की भारतीय जनता पार्टी होती थी। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे साल चुनाव के मोड में रहती है, चुनाव के उसकी तैयारियां रहती हैं। तो ऐसे में जितनी जल्दी ये लोग अंतर विरोध अपने समाप्त करेंगे, क्योंकि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति डायरेक्ट फाइट वाली है वहां तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली है, लेकिन जहां पर अन्य पार्टियां हैं वहां उनको अंतर विरोध अपने जल्द से जल्द समाप्त करने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। जी ठीक है संजय जी, अभी की जो मौजूदा स्थिति है और जो बड़ा मुकाबला है बीजेपी वर्सेस इंडिया या एनडीए वर्सेस इंडिया कह लीजिए, क्या स्थिति इस समय आपको देख के लग रही है? जो सारे मौजूदा हालात हैं, चाहे उसमें हम दूसरी तरफ देखें कि राम मंदिर और इस तरह की चीजें हो रही हैं, दूसरी तरफ इधर सीट शेयरिंग और इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं। देखिए, एक तो आपने राम मंदिर का जिक्र किया, राम मंदिर को लेकर के जो मोबिलाइजेशन है, लोगों में जिस तरह का उत्साह है, और क्योंकि हमने राम मंदिर का वो जो शुरू वाला दौर था 90s का वो भी देखा है और अभी की स्थिति भी देखी और बीच का डेवलपमेंट भी जो हुआ है वो भी देखा है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा गाइडिंग फैक्टर होगा वोटर के माइंड, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरी चीज ये है कि ऑपोजिशन को किसी तरह के सब्सटैंटिव नैरेटिव के साथ आना, ये नहीं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, संविधान खतरे में हो गया, एक व्यक्ति का राज हो गया, तो वो सब्सटैंटिव चर्चा नहीं है। आपने अल्टरनेट विजन किसी भी तरह का गवर्नेंस का, डेवलपमेंट का या पॉलिटिक्स का वो पेश नहीं किया गया, या मोदी के खिलाफ भी किसी भी तरह की चीज एट बेस्ट, जैसे अभी हमने सुना कि वो इवेंट मैनेजमेंट लक्षद्वीप में जाकर के, लक्षद्वीप भारत का एक अहम हिस्सा है और मतलब 2 प्रधानमंत्री वहां गए हैं, राजीव गांधी पहले गए थे और मोदी अभी गए। मोदी के जाने के बाद लक्षद्वीप में जाने वाले चीज का क्या उफान आया है, एक इंटरनेशनल सिचुएशन भी क्रिएट हुई जहां मालदीव्स को अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा, और देखिए उसका क्या किस तरह का फॉलोआउट हो रहा है, या एक ट्वीट के और 2 पिक्चर से देश में किस तरह से लोग अपनी रुचि दिखा रहे हैं। हमें इस चीज को समझना होगा कि मोदी का प्रभाव, ठीक है क्योंकि समय ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है। सुजाता जी उंगली उठा रही हैं, इसलिए ठीक है, हम हमारे पैनल पे एकमात्र महिला हैं आज। जो आप अपनी बात कंप्लीट करें, लेकिन 30 सेकंड। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बात कहना कि मोदी जी को हम टारगेट पे ले रहे, नहीं, मोदी जी की नीतियों की बातें हो रही है और हमारा विजन बिल्कुल साफ है। मैं तो शुरुआत से कह रही हूँ, हमें संविधान के तहत रहना है, हमें देश की मुद्दों की बात करना है। मोदी जी के पास मुद्दे हैं क्या? 2019 में पुलवामा की बात कर रहे थे और 2020 में बिहार के चुनाव में किसकी बात कर रहे थे? गलवान में जो हुआ, जिसमें हमारे 20 बहादुर वीर गति को प्राप्त हुए, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब राम मंदिर के बारे में बात करें, वो उनको मुबारक है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश की बात करें। और जो घुमा तोड़ मोड़ के बातें करी जाती है ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो उसी तरह की होती है कि लक्षद्वीप भी तो देश का हिस्सा है, तो हम भी मानते हैं देश का हिस्सा है। चलिए ठीक है, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया सुजाता जी, लेकिन इन सबके ऊपर एक लाइन मेरी ये है, वो ये है कि मुद्दे आपके भी हैं, मुद्दे वो भी हैं, चीजें वो भी गिना रहे हैं, चीजें आप भी गिना रहे हैं, प्रश्न आप भी उठा रहे हैं, वो होते तो वो भी उठाते, लेकिन अल्टीमेटली जो जनता है जिसको आप लोगों को वोट करना है, और चूंकि अब हम चुनाव के करीब जा रहे हैं,
किस तक किसकी बात किस तरीके से पहुंचती है और कौन अपनी बात से किसको कन्विंस करा पाता है, यही तो सारी जद्दोजहद है। तो आई थिंक कि उसी में क्लैरिटी की बातें हम यहाँ पे कर रहे थे पिछले 1 घंटे से। बहरहाल शायद अगली बार जब हम बैठेंगे तो ये इस चीज़ से बात आगे निकल चुकी होगी, ऐसे उम्मीद करते हैं, तब सीट शेयरिंग वगैरह सब हो चुकी होगी और फिर मुद्दों पे बात आ रही होगी तो मुद्दों की बात को मुद्दों की तरह आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आज सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।